दोस्तों, आज हम बात करते हैं बैंक और बैंकों का वर्गीकरण। भारत में बैंकों का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंक होते हैं। न्यूनतम पूंजी 500 करोड़ रुपए और प्रारंभिक न्यूनतम पूंजी 5 लाख रुपए थी। इन बैंकों की गतिविधि से ग्राहक पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति पूर्णतः इन बैंकों पर लागू होती है। अनुसूचित बैंकों का वर्गीकरण जो है वो तीन भागों में किया जाता है: कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की। वाणिज्य बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो लोगों की जमा राशियों को स्वीकार करते हैं तथा ऋण देने का कार्य करते हैं। यह बैंक निजी एवं तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में होते हैं। वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें वाणिज्यिक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। व्यापारिक बैंक वह संस्था होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है तथा लोगों को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें उधार भी देती है। इनके कार्यों की बात करें तो जमा स्वीकार करना, बैंकों द्वारा बचत खाते, चालू खाते तथा अन्य प्रकार के खातों के माध्यम से मांग एवं अवधि जमाओं की सुविधा ग्राहकों को दी जाती है। ऋण तथा अग्रिम देना, बैंकों द्वारा जमा पूंजी में से एक निश्चित सीमा को छोड़कर बाकी सारा पैसा ऋण तथा अग्रिम के रूप में अपने ग्राहकों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों को अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान करता है। व्यापारिक बैंकों के कार्यों का अध्ययन करने के लिए हम उनको तीन भागों में बांटते हैं: मुख्य कार्य, गौण कार्य और सहायक कार्य। व्यापारी बैंकों के मुख्य कार्यों को हम दो भागों में बांटते हैं: जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना यानी समय जमा खाता, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। निश्चितकालीन जमा खाते में लोग अपने धन को एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। इस खाते के अंतर्गत लोगों को अपने पैसे जमा करने के बाद जमा की रसीद भी दी जाती है। इस रसीद पर जमाकर्ता का नाम, जमा किए गए धन की राशि, ब्याज की दर तथा जमा की अवधि भी लिखी होती है। इस बारे में के अंतर्गत धन के जमा की अवधि जितनी लंबी होगी ब्याज की दर उतनी ही अधिक होती है। दूसरा, चालू जमा खाता यानी करंट डिपॉजिट अकाउंट। चालू जमा खाते के अंतर्गत जमाकर्ता को वह सुविधा दी जाती है कि वह जितनी चाहे उतनी बार अपने पैसे को जमा कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने पैसे निकाल भी सकता है। इस प्रकार की जमाओं पर बैंक ब्याज नहीं देता तथा इस खाते से रुपए हमेशा चेक द्वारा निकाले जा सकते हैं। तीसरा, सेविंग बैंक अकाउंट, बचत जमा खाता। इस खाते में लोगों की छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए खोलती है। इस खाते से रुपया एक निश्चित सीमा तक ही निकाला जा सकता है। अगर एक निश्चित सीमा से अधिक रुपया निकालना है तो बैंक को इसके बारे में पहले से सूचना देनी होगी। होम सेफ बचत खाता, इस खाते में के अंतर्गत बैंक जमाकर्ता को उसके घर गुल्लक की सुविधा प्रदान करती है तथा गुल्लक की चाबी बैंक के पास रहती है। इस खाते में छोटी जमाएं होती हैं। आवर्ती जमा खाता, आरडी अकाउंट। ऋण देना की बात करें तो बैंकों का पहला कार्य तो जमा स्वीकार करना और दूसरा कार्य लोगों को ऋण देना है। नगद जमा, इस प्रकार के ऋण के अंतर्गत ऋणी की एक निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित सीमा जमा राशि निकालने का हक मिल जाता है। इस खाते में ऋणी एक सीमा के अंतर्गत रुपया जमा भी करता रहता है और आवश्यकता अनुसार ऋण भी निकालता रहता है। ओवरड्राफ्ट, बैंकों के जिन जमाकर्ताओं का चालू जमा खाता होता है वे बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमाओं से भी ज़्यादा पैसे निकलवाने का अधिकार ले लेते हैं। जो राशि जमाकर्ता अपनी जमा से अधिक बैंक से निकलवाता है उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ऋण तथा अग्रिम, इन ऋणों को एक निश्चित रकम के रूप में दिया जाता है। बैंक ऋणी के खाते में एक निश्चित रकम एक साथ जमा कर देती है। इस खाते में ऋणों की स्वीकृति के तुरंत बाद ही ब्याज लगना शुरू हो जाता है। इस खाते में जमा ऋण को ऋणी निकाल सकता है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में को स्वीकार भी लोगों का रुपया उधार दे सकती है। लगभग अभी बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना अच्छा समझते हैं क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों में जोखिम कम होता है। गौण कार्यों की बात करें
व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न मदों का एकत्रीकरण करता है और उसका भुगतान करता है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतियों को खरीदने का कार्य करता है, बेचने का भी कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहकों को कहने पर संपत्ति के ट्रस्टी और प्रबंधक का कार्य करता है। बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का भी कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा देता है। बैंक अपने ग्राहकों को व्यापारिक सूचनाएं आंकड़े एकत्र करके वित्तीय मामलों में सलाह भी देते हैं। सामाजिक कार्य की बात करते हुए वर्तमान समय बैंक पूंजी निर्माण का कार्य बड़ी सुगमता से कर रहे हैं। पूंजी निर्माण द्वारा देश की आर्थिक विकास हो रहा है। बैंकों द्वारा ही उद्यमियों को समय पर साख प्रदान की जाती है। साख को प्रोत्साहित होकर उद्यमी नव प्रवर्तन करते हैं। बैंक द्वारा ब्याज की दर इस प्रकार निर्धारित की जाती है ताकि उद्यमियों और निवेशकर्ताओं को निवेश की प्रेरणा मिल सके। व्यापारिक बैंक द्वारा ग्रामीण साख को बढ़ाए जाने में सहायक होती है। व्यापारिक बैंक बेरोजगार लोगों के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं और स्वरोजगार की व्यवस्था करने में उनकी मदद करते हैं। बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं जैसे ऋण देना, पैसे जमा करना, बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये संस्थाएं भी वित्तीय समावेशन में सहायक है। सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम नियम 1949 के साथ साथ बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 के तहत आते हैं। सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाते हैं। सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार की गई है। सहकारी बैंकों का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। इस नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है। सामान्यतः इनकी शाखाएं एक राज्य तक सीमित होती हैं। सहकारी बैंकों का उद्देश्य की बात करें, ग्रामीण वित्त पोषण और माइक्रो फाइनेंसिंग को संलग्न होना, बिचौलियों और साहूकारों द्वारा आम आदमी के प्रभुत्व को हटाना, किसानों को कम ब्याज दर पर सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रदान करने के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों और किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों के लिए लघु उद्योग और स्वरोजगार संचालित गतिविधियों में लगे लोगों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। सहकारी बैंक की रचना भारत में उसकी बात करते हैं तो प्राथमिक सहकारी साख समितियां, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक, सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, और तीसरा राज्य सहकारी बैंक, सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक सहकारी साख समितियां। दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक सहकारी साख प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति और प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समिति। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति की स्थापना गांव और कस्बों में हुई और समितियां किसानों को साख उपलब्ध कराने का कार्य करती है। गैर सरकारी जो है नगर और कस्बों में होती है और इसके सदस्य कारीगर, मजदूर, दुकानदार होते हैं। केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक, ये वे बैंक हैं जिनमें केवल प्राथमिक समितियों को ही सदस्य बनाए जाते हैं। वे बैंक जिनमें समितियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी सदस्य बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र, केंद्रीय बैंक का कार्यक्षेत्र संबंधित जिला होता है। जिले में स्थित समस्त सहकारी समितियां अनिवार्य रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण करती है। इस प्रकार यह जिले की समस्त प्राथमिक साख समितियों को नियंत्रित करता है। राज्य सहकारी बैंक की बात करें, तीसरा स्तर राज्य सहकारी बैंक सहकारी साख संघ की सर्वोच्च संस्था है। जिस प्रकार गांव-गांव एवं स्थान-स्थान पर फैली हुई साख समितियों के नियंत्रण जिले पर स्थित केंद्रीय बैंक करता है, उसी प्रकार राज्य भर में फैले हुए समस्त केंद्रीय बैंकों को राज्य सहकारी बैंक संगठित करता है। इस रूप में यह बैंक समस्त राज्य भर में फैली हुई
कृषि सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था है। अब बात करते हैं भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। भूमि विकास बैंक 3 स्तरों में व्यवस्थित हैं, राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक स्तर, और वे विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किसानों की दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। राज्य भूमि विकास बैंक राज्यों में जिलों और तहसील क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की देखरेख करते हैं। वे राज्य सरकार की और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा शासित हैं। वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंकों में अंतर की बात करें, वाणिज्य बैंकों का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना के दृष्टिकोण से काम करते हैं, जबकि सहकारी बैंक का जो मुख्य उद्देश्य सहयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं। यही कारण है कि राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से सस्ता ऋण मिलता है। वाणिज्य बैंकों का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सहकारी बैंकों की स्थापना विभिन्न राज्यों के सहकारी समितियों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के आधार पर की गई। सहकारी बैंकों में भारत में स्तरीय व्यवस्था जैसे राज्य स्तर पर सहकारी समिति, मध्य स्तर पर जिला सहकारी बैंक और निचले स्तर पर प्राथमिक सहकारी बैंक कार्यरत है, जबकि वाणिज्य बैंकों में इस तरह की कोई स्तरीय व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने का अधिकार है, जबकि सहकारी बैंकों में केवल राज्य सहकारी बैंक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वाणिज्य बैंक पूरे देश कि किसी भी जिला राज्य में अपनी शाखाएं स्थापित कर सकते हैं, जबकि सहकारी बैंक केवल सीमित इलाकों के भीतर अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। जिला सहकारी बैंक केवल संबंधित जिले के सीमा के भीतर ही बैंकिंग गतिविधियां कर सकते हैं, और प्राथमिक सहकारी बैंक केवल संबंधित गांवों में ही काम कर सकते हैं। वाणिज्य बैंक विदेशों में शाखाएं खोल सकते हैं, लेकिन सहकारी बैंक ऐसा नहीं कर सकते। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 पूरी तरह से भारत के सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है, जबकि सहकारी बैंक आंशिक रूप से इस अधिनियम का पालन करने के लिए बाध्य है।